तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे टैक्स वाला। तो पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो कह रहा है भाई इस अध्याय में तकनीक में होने वाले परिवर्तन का वस्तु के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाएगा। तकनीक परिवर्तन आधुनिक विकास का सूचक माना जाता है, क्योंकि नई आधुनिक तकनीक का प्रयोग उत्पादन जगत में नई क्रांति का संचार है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमेशा कुछ नया लाती है, कुछ नया इनोवेटिव लाती है। तो अगर फर्में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं तो उससे उनकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, उत्पादन की जो लागत होती है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तकनीक दो तरीके की होती है, एक नई तकनीक, एक पुरानी तकनीक। अगर कोई फर्म वही पुरानी घिसी पिटी तकनीक में लगी हुई है तो उससे उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी, और अगर कोई भी फर्म नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है तो उससे उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे उनके लाभ बढ़ जाते हैं। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो मैंने बोला कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और लाभ कम हो जाएगा। अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, मैंने बोला उससे कॉस्टिंग घट जाएगी और आपके लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो हमारा टॉपिक है तकनीक परिवर्तन, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कितने तरीके से होता है। कह रहा है सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होने वाले तकनीकी परिवर्तन को एक तो अल्पकाल और एक दीर्घकाल, इन दोनों को मैं अध्ययन करना है कि शॉर्ट रन पे सप्लाई कर्व पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोनों में देखेंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड में भी और लॉन्ग टाइम पीरियड में भी। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तकनीक परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला तो होता है कि एक बारी तकनीक में परिवर्तन, और दूसरा जो होता है वो होता है निरंतर होने वाला तकनीक परिवर्तन। निरंतर का मतलब बार बार टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज का मतलब तकनीक बदल रही है। अब वो एक बारी बदल रही है मतलब बरसों से नहीं बदली, बहुत टाइम हो गया और एक बारी बदली। और निरंतर का मतलब बार बार उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो पहले हम पढ़ेंगे एक बारी जब बहुत टाइम से टेक्नोलॉजी नहीं बदली और फिर चेंज आया, एक बारी का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि जो टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बार में होने वाला तकनीक परिवर्तन। एक बार में होने वाले तकनीक परिवर्तन का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी बहुत टाइम से चेंज ही नहीं हुई है। मान लीजिए यदि किसी उद्योग में लंबे समय तक तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सालों बीत गए, कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आई, तथा सभी फर्मों की एक समान लागत वक्र है, कोई चेंज ही नहीं हुआ टेक्नोलॉजी में, सब फर्में सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी कई सालों से, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा अगर एक लंबे टाइम पीरियड से टेक्नोलॉजी में चेंज ही नहीं हुआ और सडनली अगर चेंज आ जाता है तो किस तरीके का प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हम जो है यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो इसने बोला कि मान लो भाई लंबे समय से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब सभी फर्में, यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है कि सभी फर्मों का समान लागत वक्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी फर्में सेम ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं। जो एक फर्म जिस टेक्नोलॉजी से उत्पादन कर रही है, बीबी, सीबी, डीबी, सब उसी टेक्नोलॉजी में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से सबकी जो उत्पादन की लागत है वो एक जैसी ही आ रही है। किसी की कोई ऐसा नहीं, कोई फर्म कोई ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, कोई कम, सबकी सेम टेक्नोलॉजी है, वही पुरानी घिसी पिटी। और क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी सेम है, किसी का कोई अलग नहीं है, तो सबकी कॉस्टिंग भी बराबर ही आ रही है, कोई वो नहीं है, और उद्योग जो है वो संतुलन की अवस्था में है। अब हमें इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू हमको जो है यहाँ पे समझना है कि जब एक बारी तकनीक में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, और जब बार बार होता है तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पैनल ए के अंदर एक डायग्राम बनाया गया है इंडस्ट्री का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। डायग्राम ए के अंदर पैनल ए में इंडस्ट्री का डायग्राम बनाया गया है। पैनल बी के अंदर
एक ऐसी फर्म का डायग्राम बनाया गया है जो कि पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है, मतलब कि पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है, मतलब बहुत पुरानी मशीन है, बहुत ही पुरानी मशीन है। और एक डायग्राम नीचे बनाया गया है, लेकिन ये एक ऐसी फर्म का है जो कि न्यू प्लांट को जो है क्या कर रही है, न्यू प्लांट को यूज़ कर रही है। तो इन 3 डायग्राम को हमको जो है यहाँ पे समझना है कि भाई यहाँ पे जो है क्या बात चल रही है। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योग की। ये उद्योग का डायग्राम है, ठीक है। तो उद्योग के अंदर डिमांड कर्व का है, डिमांड कर्व जो है वो ये रहा। सप्लाई कर्व का है, सप्लाई कर्व जो है वो ये रहा। मैंने आपको कल ये बताया कि जिस पॉइंट पे इंडस्ट्री की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति जिस पॉइंट पे आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे E0 पे, वहीं पे क्या हो जाता है, प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। कहाँ पे? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर कौन कीमत डिसाइड करता है? उद्योग। और उद्योग क्या होता है, फर्म क्या होती है, ये मैं आपको कल अच्छी खासा बता चुका हूँ। उद्योग कोई अलग चीज़ नहीं है, फर्मों का ही समूह होता है। तो उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा ये प्राइस और ये क्वांटिटी सेट हो गए। उद्योग कीमत निर्धारित करती है और फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो प्राइस जो है, ये प्राइस फर्मों ने क्या कर लिए, ये प्राइस जो है फर्मों ने जो है एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है जी, हम जो है P0 प्राइस पे क्या करेंगे, P0 प्राइस पे जो है गुड्स को जो है हम बेचेंगे। ठीक है, ये प्राइस हो गए, ये P है, ये AR है और ये MR है। ठीक है जी, तीनों। और यही डिमांड कर्व है। सब कुछ सेम होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, एक्स अक्ष के समांतर। कल ही मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अब जो है पहले जो औसत लागत वक्र था, यहाँ पे बेटा ये AC1 आएगा। ठीक है, ये AC0 नहीं है, ये AC1 आएगा। ठीक है। अब जो औसत लागत वक्र जो है, औसत लागत वक्र, पहले हम AC0 की बात करेंगे अभी की, कि जब यहाँ पे उद्योग का संतुलन यहाँ पे है, प्राइस P0 है और फर्म ने P0 को एक्सेप्ट कर लिया, तो औसत लागत वक्र जो है वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाने का क्या मतलब हुआ, यहाँ से जाने का ये मतलब हुआ कि भाई इस पॉइंट पे E0 पे, यहाँ पे AC और AR दोनों आपस में बराबर हैं। E0 पे क्या हो रहा है, AC और AR दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या कर रही है, ऐसी स्थिति में फर्म क्या कर रही है, केवल सामान्य लाभ जो है वो अर्जित कर रही है। केवल सामान्य लाभ जो है वो क्या कर रही है, अर्जित कर रही है। तो अगर केवल सामान्य लाभ अर्जित कर रही है, तो क्यों अर्जित कर रही है, क्योंकि ये सामान्य लाभ की कंडीशन होती है AC इज इक्वल टू AR, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि यहाँ पे AC और AR बराबर होते हैं, वो सामान्य लाभ की सिचुएशन जो है वो होती है। ठीक है जी। अच्छा, आप ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अब अगर तकनीक में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर तकनीक में परिवर्तन होता है तो उससे जो है क्या होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक बार में होने वाला तकनीक परिवर्तन, कि बहुत टाइम से तकनीक में जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत टाइम से तकनीक में परिवर्तन नहीं हुआ और बहुत टाइम के बाद
अब जो है टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, अब जो है टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, तो उस चेंज के आने से क्या हुआ, उस चेंज के आने से मान लीजिए पूर्ति वक्र जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, तकनीक में परिवर्तन हुआ। अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ, इसको क्या कहते हैं, दाईं ओर। टेक्नोलॉजी आई तो पूर्ति वक्र इधर खिसक गया, और वो डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे प्राइस जो हैं पहले के कंपैरिजन में क्या हो गए, प्राइस जो हैं पहले के कंपैरिजन में डाउन हो गए, और क्वांटिटी जो है वो आ गई आपकी यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। ये सप्लाई कर्व इधर क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अभी ध्यान रखिएगा, हम उस फर्म का पढ़ रहे हैं जो एक पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। तो अब प्राइस हो गए P1, तो अब नया प्राइस जो है P1 फर्म ने एक्सेप्ट करा, ठीक है, कि ठीक है जी, हम P1 प्राइस पे जो है, हम P1 प्राइस पे जो है बेचेंगे गुड्स को। तो यही प्राइस है, यही AR है, यही MR है, और यही डिमांड कर्व है। बट अब ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे और MC कर्व का है, ये MC कर्व जा रहा है यहाँ से, ये देखेंगे आप, ये MC कर्व है, ठीक है। तो MC कर्व पहले इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे, और अब MC कर्व MR कर्व को कहाँ पे कर रहा है, इस वाले C बिंदु पे। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो यहाँ पे संतुलन क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है, जो फर्म पुराने क्या कहते हैं, पुराने प्लांट को यूज़ करती है, तो उस फर्म पे टेक्नोलॉजी में चेंज आने का कोई भी प्रभाव इतना नहीं पड़ता। क्यों, यहाँ पे आप देखेंगे जो ABC कर्व है, ये देखिए, ये ABC कर्व, ये जो ABC कर्व है ना, इस वाली फर्म का, इसका जो मिनिमम पॉइंट है, मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ अभी, इसका जो मिनिमम पॉइंट है ABC कर्व का, वो है आपका यहाँ पे। ABC कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, ABC कर्व का मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे, इस पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे जो मिनिमम पॉइंट होता है ना AC कर्व का और ABC कर्व का, मिनिमम पॉइंट का मतलब इससे नीचे तो लागत आ ही नहीं सकती, ये आपकी मिनिमम है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, तो उसको ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिमम पॉइंट, कुशलतम और ऑप्टिमम पॉइंट है वो। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हुआ, कर्व इधर शिफ्ट हुआ, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, C बिंदु पे आ रहा है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उस C बिंदु पे अगर हम कॉस्टिंग देखते हैं कि उस C बिंदु पे अगर हम कॉस्टिंग देखते हैं कि कॉस्टिंग जो है वो क्या आ रही है, तो आप कॉस्टिंग देखेंगे उस पे, तो वो उसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं है, वो उसके मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा है। तो जो पुरानी एक ऐसी फर्म, और मैंने ये नीचे जो बिंदु करा है कॉस्टिंग पता करने के लिए करा है, जो B पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे, ऐसे जो मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ है और B पॉइंट थोड़ा यहाँ पर है ऊपर। तो जो एक ऐसी फर्म जो कि पुराने प्लांट को यूज़ करती है, आपको ये ध्यान रखना है, उस फर्म पे अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उस फर्म पे इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो ऑप्टिमम जो है नहीं है, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट अगर हम एक ऐसी फर्म के बारे में बात करते हैं जो कि नए प्लांट को यूज़ करती है, नए प्लांट को, तो उस पर क्या होगा, सेम बेटा वही वाला डायग्राम बना हुआ है जो ऊपर है। पहले प्राइस जो है वो P0 था, ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो है वो E0 पे था।
फिर तकनीक में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे उद्योग वाला बनाएंगे, सेम वैसे ही डिमांड सप्लाई वैसे ही बना हुआ है, तो उसने वो नहीं बनाया है, ठीक है, वो ऊपर बना रखा है इनने। तो सप्लाई में चेंज हुआ, सप्लाई कर्व इधर आया और नए प्राइस क्या आ गए, नए प्राइस जो हैं वो P1 आए, ठीक है, नए प्राइस जो हैं वो क्या है, नए प्राइस जो हैं वो P1 आ गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ATC कर्व है, ATC कर्व, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई, आप पहले ये देखो, उससे पहले टेक्नोलॉजी चेंज होने से पहले आप समझिए, एक मिनट रुकिए ज़रा, आप पहले टेक्नोलॉजी चेंज से पहले समझिए, जब प्राइस P0 था तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही थी बेटा, आपकी कॉस्टिंग आ रही थी इतनी, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व इतनी आ रही थी आपकी कॉस्ट। लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से वही सेम सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा और प्राइस जो है वो P1 हो गए, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जो कॉस्टिंग है, जैसे देखेंगे ये कर्व ऐसे बना हुआ है ATC, तो पहले जो है, पहले आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही थी, या मान लीजिए पहले आपकी कॉस्टिंग जो है यहाँ पे आ रही थी, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पर है। तो मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं B पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं C पॉइंट। तो पहले तो आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही थी जब प्राइस कितने हैं, जब प्राइस जो हैं आपके क्या कहते हैं P0 प्राइस थे। लेकिन जब आपके प्राइस घट गए, P1 हो गए, तो उससे आपकी कॉस्टिंग घट गई, देख लीजिए उससे कॉस्टिंग कहाँ पे आ गई आपकी, उससे आपकी कॉस्टिंग जो है वो ATC कर्व के मिनिमम बिंदु पे जो है आ चुकी है। मिनिमम बिंदु, आपको ये ध्यान रखना है, जो मिनिमम बिंदु होता है ना, मैंने बोला उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट है। ये सबसे बेस्ट कि अगर आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो इससे मिनिमम कॉस्ट जो है वो तो आ ही नहीं सकती है। लेकिन ऊपर वाले डायग्राम में ऐसा नहीं हो रहा था बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कॉस्टिंग घट रही है और घट के ATC के मिनिमम पॉइंट पे आ रही है। तो वो फर्म जो नए प्लांट का यूज़ कर रही है, वो फर्म जो नए प्लांट का यूज़ कर रही है, उस पे तकनीक में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उसकी कॉस्टिंग पहले ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल चेंज एंड न्यू प्लांट उसकी कॉस्टिंग कम होती है और एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ पे उसकी कॉस्टिंग बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, कुशल हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी डायग्राम को ऊपर वाले में देखें, ये वाला, ये भी वही बना हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ पे है, ABC का, वो यहाँ पर है, यहाँ पे, जबकि कॉस्टिंग कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइस चेंज होने के बाद कॉस्टिंग यहाँ आ रही है, जबकि नीचे वाले डायग्राम में क्या है, प्राइस चेंज होने के बाद कॉस्टिंग यहाँ आ रही है। ये यहाँ पे आपको जो है समझाया गया है। और AC का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर क्या है, जैसे आप जैसे ये देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने देखेंगे नीचे क्या बनाया हुआ है, हमने नीचे जो है बेटा AC कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ATC कर्व। इसको एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो, इनके कई सारे नाम है, ये सब ना एक ही है, ठीक है। AC, ATC, ये SAC, SATC, ये चारों नाम एक ही हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके मिनिमम पॉइंट। अब अगर हम ये ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं, ये ऊपर वाला, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो जो नया प्राइस है P1 वो उसके मिनिमम पॉइंट पे उसको कट कर रहा है, AC के मिनिमम पॉइंट पे। लेकिन अगर हम एक ऐसी फर्म के बारे में बात करते हैं जो पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है, जो पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है,
तो यहाँ पे इसने उसको समझाने के लिए ATC और AVC दोनों कर्व बनाए हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी और एवरेज कॉस्ट कर्व भी, दोनों कर्व बनाए हैं। दोनों के ही मिनिमम पॉइंट ऑप्टिमम को जो है इंडिकेट करते हैं। ये आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि जब तकनीक में परिवर्तन होता है तो भाई सप्लाई वगैरह चेंज होती है, लेकिन एक ऐसी फर्म जो ओल्ड प्लांट को यूज़ कर रही है, ओल्ड प्लांट को, उस पर तकनीक में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक ऐसी फर्म जो नए प्लांट को यूज़ कर रही है उस पर तकनीक में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग कम आती है। ये जो आपने अभी पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है एक बारी, ये सारा वही लिखा हुआ है रामायण कथा जो मैंने आपको ऊपर बताई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी तकनीक में परिवर्तन का। ये सब अगर आपको डायग्राम समझ में ना आए तो यहाँ से रीड आउट करना चालू करिएगा। ठीक है, जो सारा मैंने आपको भी बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है। पुराने पैनल इसमें पुराने जो वो है, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर ये इसका जो सेकंड डायग्राम है वो सर एक बार आप अपने हाथों से बना के बता दो। आप चाहो तो उसमें थोड़ा वो ब्लैक बना हुआ है ना, आप चाहो तो उसको भी ऐसे ही बना सकते हो जैसे ये वाला बहुत सिंपल बना हुआ है, उसमें थोड़ा ब्लैक हो रहा है ना, इस वजह से वो वैसा हो रहा है थोड़ा सा, या उसने बीच में ये कर दिया ना, ये जो है इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। पहले जो है प्राइस P0 है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर दीजिए, ये MC0 कर्व है। ठीक है, और MC0 कर्व ये P0 है, और यही जो है MR कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से आप पहले इस कर्व को बना दीजिए, यहाँ से आप ये ATC कर्व है। ठीक है, तो पहले तो इतना डायग्राम बना हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे आ रहा है E0 पे, और प्राइस और क्वांटिटी ये डिसाइड हो गए, ये डिसाइड हो गए प्राइस, और ये डिसाइड हो गए क्वांटिटी। क्यों हो गए यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी? क्योंकि MC और MR इस पॉइंट पे आपस में बराबर हो रहे हैं। संतुलन की शर्त क्या होती है? MR और MC जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं वहीं पे संतुलन की शर्त क्या होती है? कल ही बताया है, MR और MC जिस पॉइंट पे बराबर हो और उसके बाद MC ग्रेटर देन MR हो। तो इस पॉइंट पे MR और MC बराबर भी है क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, और उसके बाद MC बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है प्राइस घटे, तो प्राइस घटकर जो है, मान लीजिए प्राइस घटकर जो है वो हो गए आपके P1, ये हो गए आपके प्राइस P1, इसको चाहो तो, और ये हो गया आपका नया MR1। ठीक है, तो ये जो नया MR1 है ये MC कर्व को कहाँ पे जो है वो कर रहा है? ये कर रहा है इस पॉइंट पे। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्रिएट हो गया? इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, क्योंकि इस C पॉइंट पे MR और MC जो हैं वो दोनों आपस में क्या हैं? वो दोनों आपस में जो हैं बराबर हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी हो रही है, MR और MC दोनों इस पॉइंट पे बराबर हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको AVC कर्व को जो है ड्रॉ करना है। तो AVC कर्व को आपको कैसे ड्रॉ करना है? AVC कर्व को आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो MC कर्व है, MC कर्व जो है वो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास के अंदर, कि MC कर्व जो है वो बेटा AC और AVC दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करे। तो जैसे कि लाइक नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ बनाना है।
इससे वो हो जाएगा ना। देखिए इस तरीके से आप जो है एवीसी कर्व को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब या तो आप इसको, हाँ ऐसा बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, या तो थोड़ा और फ्लैटर बना दीजिए। इसका मिनिमम लगना चाहिए, जैसे कि ये वाला बना हुआ है ना, ये वाला देखिए, ये इसका यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है। तो हम पहले यहीं से बनाते हैं इसको, क्या कहते हैं, मान लीजिए पहले हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। और यहाँ बनाने के बाद इसको जो है ऊपर ले आइए, ये आ गया एवीसी, ऐसे बना दीजिए इसको। अब देखिए अब जो है, लेकिन इसका मिनिमम ये यहाँ पे लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा इसको उठाना पड़ेगा, ऐसे बना दो चलो एवीसी। तो अब यहाँ पे आप क्या देखें, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ पे। ये इसने इस डायग्राम के अंदर समझाने का प्रयास किया, बीच में यहाँ ब्लैक कर दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कहते हैं, इसको ड्रॉ कीजिएगा चाहे तो, ये वाला आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, एक बारी जो तकनीक में परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई अगर टेक्नोलॉजी में जो चेंज है अगर वो बार बार हो रहा है, निरंतर हो रहा है, तो कह रहा है यदि तकनीक में समय समय पे परिवर्तन होता है तो ये लागत को कम करने के साथ साथ क्या करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर चेंज आएगा, नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो वो लागत को कम करेगी ही करेगी, ठीक है। तो उससे लागतें तो कम होती हैं, उसके साथ साथ नई फर्मों के प्रवेश के भी प्रेरित करते हैं। ऐसे में फर्मों के पास उत्पादन को बंद करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती तथा उत्पादन को निरंतर चालू रखते हुए परिवर्तनशील लागतों को भी प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। अब जो चेंज आ रहा है वो बार बार आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, अभी आया, कुछ टाइम बाद फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। तो अब यहाँ पे 3 डायग्रामों को आपको जो है समझना है। 3 डायग्राम को देखिए, सारा का सारा जो चक्कर है बेटा वो एसी और एवीसी का है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये कोई ज़्यादा वो टफ डायग्राम नहीं है। आप पहले ये देखिए, ये जो है बेटा एमआर कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है ना वो एमआर कर्व है, ये ध्यान रखिएगा। देखो इन दोनों कर्व की सारे में इन दोनों कर्व की बात है, ठीक है। ये दोनों कर्व कहाँ ड्रॉ होंगे, जैसे एसी हम जो संतुलन वाला पढ़ रहे थे ना, पूर्ण एकाधिकार एकाधिकारिक में एसी कर्व कहाँ बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी यही है। पहले वाले डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि एसी कर्व ऊपर है बहुत ज़्यादा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे आ रहा है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल उसके बराबर में ड्रॉ की गई है। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्म की, देखो जो एसी जो होता है एवरेज कॉस्ट, वो 2 लागतों का सम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन 2 लागतों का जो है वो सम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी लागत ऊपर बनी हुई है, एसी कर्व जो है, एसी लागत जो है वो ऊपर बनी हुई है। मतलब फर्म अपनी टोटल एवरेज कॉस्ट जो है उसको तो कवर नहीं कर पा रही है, ठीक है। कुल लागत जो है उसकी औसत कुल लागत उसको तो कवर नहीं कर पा रही है, केवल अपना थोड़ी बहुत नॉर्मल कौन सी कॉस्ट को कवर कर पा रही है, केवल एवीसी, केवल इसको कवर पा रही है और किसी को भी नहीं। अगर और प्राइस कितने, बिल्कुल उतने ही हैं जितने की वो है कॉस्ट। अगर प्राइस इससे भी डाउन हो जाते हैं बेटा, इससे भी डाउन अगर प्राइस हो जाते हैं तो दोनों कर्व ऊपर चले जाएंगे ना। देखो
जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो होती ही होती है, चाहे उत्पादन करें या ना करें। तो फर्मों का ये प्रयास होता है, फिक्स कवर हो रही है या नहीं हो रही वो मैटर नहीं करता, वेरिएबल कवर होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी वेरिएबल कवर हो रही थी, लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे हो जाएं, इससे डाउन चले जाएं, तो फिर तो ये ऐसा बन जाएगा डायग्राम, P1 यहाँ आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर चला जाएगा और एवरेज टोटल कॉस्ट भी ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने पे आप बेच रहे हो और आपकी कॉस्टिंग इतनी आ रही है। अबे तो आप पागल हो, फिर तो 10 रुपये पे सामान बेच रहे हो और 20 रुपये बनाने के लग रहे हैं, तो कोई पागल ही होगा उत्पादक जो ऐसी स्थिति में उत्पादन चालू रखेगा। तो पहले वाले डायग्राम के अंदर फर्म अपनी कुल लागत, औसत कुल लागत तो कवर नहीं कर रही है, केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर प्राइस इससे डाउन चले गए तो बेटा उत्पादन जो है वो बंद हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर ये समझाने का प्रयास किया गया है। इस वाले डायग्राम में देखेंगे जो एवरेज कॉस्ट है वो तो ऊपर ही है, ये प्राइस है, लेकिन जो वीसी है, एवीसी, पहले आप देखेंगे पहले जो है वो यहाँ पे बना हुआ था बिल्कुल उसके बराबर, लेकिन अब आप देखेंगे कि वो जो है वो उसके नीचे बना हुआ है, बिल्कुल नीचे। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फर्में जो हैं, यहाँ पे केवल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केवल एवीसी, केवल इसको जो है वो कवर कर पा रही है, ठीक है। और इस वाले डायग्राम का मतलब क्या है कि एवीसी के साथ साथ एएफसी दोनों लागतों को जो है यहाँ पे कवर कर पा रही है, क्योंकि एवीसी कर्व कहाँ पे बना हुआ है, एवीसी कर्व को जो है वेरिएबल तो पूरी कवर हो रही है और थोड़ी बहुत एएफसी जो है वो भी कवर हो रही है। और फर्म भले यहाँ पे बेटा देखेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है, तो भले ही फर्म यहाँ पे हानि उठा रही है, लेकिन उत्पादन यहाँ पे बंद नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कर्व कौन सा है, ये एआर कर्व है और एसी कर्व कहाँ है, ऊपर है। तो एसी ऊपर है और एआर नीचे, तो ये वाला जो बॉक्स होता है, ये वाला, ये क्या है, सारा ये लॉस को इंडिकेट करता है, हानि को। सारे डायग्राम पता होने चाहिए बेटा आपको, हानि की क्या कंडीशन होती है एक कहीं, वरना तो ये सब ऊपर से जा रहा होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये सारा लॉस की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी उत्पादन बंद नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है। और तीसरे वाले डायग्राम में अगर देखेंगे तो तीसरे वाले डायग्राम में एबीसी तो नीचे है ही, और उसके साथ साथ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी क्या है, ये भी नीचे बना हुआ है। और ये कौन है, ये है एआर। अब एआर ऊपर है, एसी नीचे है, एआर इज़ ग्रेटर देन एसी, किसकी कंडीशन होती है ये बताना ज़रा। क्या सर? ये किसकी कंडीशन होती है, असामान्य लाभ की, सामान्य लाभ की, किसकी होती है ये असामान्य लाभ की है। तो डायग्राम सी के अंदर फर्में असामान्य लाभ कमा रही हैं, ये सारा असामान्य लाभ है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में इसको देख के अट्रैक्ट होंगी और ये जो असामान्य लाभ है ये सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो पैनल ए, पैनल बी और पैनल सी है, इसके अंदर केवल ये दोनों कर्व कहाँ बनाने हैं और कैसे बनाने हैं इसके ऊपर बात है। पहले में कहाँ बनाएं, दूसरे देखो पहले में एवीसी कर्व बिल्कुल बराबर बना, दूसरे में नीचे बना और तीसरे में दोनों ही नीचे बने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया है ये ज़रा यहाँ पे समझना है। देखिए पैनल ए में ये कहता है कि पैनल ए में जो डायग्राम है वो एक ऐसे डायग्राम को बता रहा है जो कि फर्म पुराने प्लांट को यूज़ कर रही है, भले ही वो अभी हानि उठा रही है, क्योंकि बाज़ार की जो कीमत है वो औसत लागत से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। हमने यहाँ पे देखा एसी कर्व तो यहाँ पे है और प्राइस जो है वो यहाँ पर है, तो ये हानि की सिचुएशन है। हानि की सिचुएशन क्यों है, बिकॉज एसी इज़ ग्रेटर देन एआर है, तो हानि उठा रही है फर्म, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी उत्पादन चालू है, क्योंकि
परिवर्तनशील लागत थोड़ी बहुत कवर हो रही है, लेकिन अगर उससे नीचे हो जाएंगे प्राइस तो उत्पादन बंद हो जाएगा। पैनल बी के अंदर भी यही बताया गया है आपको कि पैनल बी के पहले पैनल ए में बताया गया है क्या कि अगर कोई फर्म पुराने प्लांट को यूज़ करती है तो क्या होगा। पैनल बी में आपको ये बताया गया है कि जो फर्म जो तकनीक है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म हानि उठा रही थी पैनल बी के अंदर भी, लेकिन वो अपने उत्पादन को बंद नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी क्या कहते हैं परिवर्तनशील के साथ साथ थोड़ी बहुत स्थिर लागतों को भी कवर कर रही है। और तीसरे वाले के अंदर पैनल सी के अंदर क्या बताया गया है, पैनल सी के अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर नई टेक्नोलॉजी का फर्म यूज़ करती है तो उससे स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतें कवर हो रही थी उसके अंदर, जिससे लाभ बढ़ रहे हैं। असामान्य लाभ फर्में कमा रही हैं, लेकिन ये असामान्य लाभ को देख के फर्में अट्रैक्ट होंगी और लॉन्ग रन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर वो लाभ केवल सामान्य में ही रह जाएगा। ये आपको यहाँ पे इन तीनों डायग्राम में बताने का प्रयास किया गया है। जो मैंने ऊपर बताया था वही सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखी हुई है।